नमस्कार मित्रों, आज जो इस कड़ाके की धूप के अंदर आपने इतना समय निकाला और आज हमें मार्गदर्शक के रूप में हमारे बीच में शैलेश जी दवे है, जो राजस्थान स्कूल लेक्चरर भर्ती 2018 की भर्ती थी। सर उस भर्ती से स्कूल लेक्चरर है। अभी सर कार्यवाहक प्रिंसिपल के रूप में अपना पदभार संभाल रहे हैं। सर आपसे बात करेंगे कि इस आश्रम का क्या महत्व है और आपको आपकी पढ़ाई को किस तरह से निरंतर रखना है। आपका जो टारगेट है फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है, उसके अंदर आप किस तरह से तैयारी कर पाएंगे। सर हमारे बीच गई है, हमारे भीनमाल क्षेत्र से ही है। हम एक पारिवारिक टर्म्स के रूप में काम करते हैं संस्थान में, तो हम सर से उस बात से लाभान्वित हो गए। तो सर के आज बिजी शेड्यूल था, उसके बीच में सर ने अपना समय निकाला। सर का भी आभार सर। और सर अपने बीच में रह कर के अपने को धन्यवाद ओम जी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई हो। भीनमाल क्षेत्र में आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा फाउंडेशन तैयार हो रहा है और असल में जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी होती है उसका यही मर्म होता है कि आप कितना अभ्यास करते हो, है ना। बिना अभ्यास के कोई भी परीक्षा जो है वो आप सफल नहीं हो सकते। तो ओम जी गोदारा ने जो प्रयास किया और ये खुद ही बहुत अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट होके आए हैं शिक्षा विभाग में, तो उनको पहले बधाई देता हूँ। और आप लोगों को भी बधाई है कि आप एक ही तरीका है इसका कि अभ्यास किया जाए। स्कूल व्याख्याता भर्ती अपने आप में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा है। और जिस तरीके से सभी जानते हैं कि भाई आज के इस प्रतियोगी युग में हर कोई बहुत अच्छी तैयारी के साथ आता है, तो जब बहुत सारे लोग अच्छी तैयारी के साथ आते हैं तो आपको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा जो मेरिट में आपका स्थान बना सके। तो मेरिट में स्थान कैसे आएगा? क्या सामान्य तरीके से पढ़ के मेरिट में स्थान लाया जा सकता है, या एक बार पढ़ के फिर छोड़ के ऐसे लाया जा सकता है? तो ऐसा संभव नहीं है। इसका सबसे दो तरीके होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के। सिंपल और सीधा तरीका है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है आपको, तो सबसे पहले तो उसका आप सिलेबस डाउनलोड करें। ये सबसे पहला तरीका है। उसकी 2-3 कॉपी आपके पास होनी चाहिए। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद उसके पुराने पेपर को देखा जाए। ये 2 तरीके हैं। ये सबसे फाउंडेशनल तरीके होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। किसी भी सफल अभ्यर्थी से आप पूछ लीजिए तो उसका यही कहना है प्रथम दृष्टया कि मैंने सिलेबस देखा और सिलेबस देखने के बाद मैंने पुराने पेपर को देखा, ताकि एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि पेपर कैसे पूछा जा रहा है, उसका बेसिक आइडिया क्या है, उसका नेचर क्या है, एग्जामिनर हमसे क्या उम्मीद रख रहा है। तो इस तरीके से आप अपना फाउंडेशन तैयार करें। एक बार देख लें, एकदम से मार्केट में कोई नई नई किताबें आएँ तो उसकी तरफ ना भागें। बेसिक चीज़ों को थोड़ी अपनी पकड़ बनाएं और सिलेबस देखें अच्छे से, कौन सा कितना पोर्शन है, साइंस का कितना है, मैथमेटिक्स का कितना है, शैक्षणिक प्रबंधन का कितना है, इंग्लिश का कितना है, भूगोल का कितना है। और विशेषकर यहाँ पे जैसे आप फर्स्ट ग्रेड के ही हो सभी अभ्यर्थी, तो स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हो, तो स्कूल लेक्चर की तैयारी में जीके का बहुत वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि जो अभ्यर्थी चयन होता है उसका सामान्य और सब्जेक्ट वाला भाग तो वैसे ही अच्छा होता है। आप किसी के भी आप पेपर निकाल के देख लो, जो विद्यार्थी चयन हुआ है उसके सब्जेक्ट में ज़्यादा गैप नहीं है। अब मान लो 300 में से किसी के 220 आ रहे तो उसके 225 होंगे, 235 होंगे। एकदम से एक बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है, वहाँ ज़्यादा वेरिएशन होता है जीके में, क्योंकि जीके सबका एक जैसा नहीं होता है। जैसे हमारी भर्ती की बात करें तो वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था हमारी भर्ती का, तो मेरे जीके में 95 थे आउट ऑफ 150, तो इसी वजह से मेरा मेरिट में अच्छा स्थान आया। तो यही कारण है, क्योंकि जीके में क्या होता है, वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। आपको मैथ भी अच्छी करनी है, हिस्ट्री भी पढ़नी है, करंट अफेयर्स पे भी ध्यान देना है। तो इसके लिए आपको एकदम से अच्छी रणनीति बनानी पड़ेगी और रणनीति के साथ साथ सिलेबस के प्रत्येक भाग को अंडरलाइन करते हुए कि आज मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये देखना है, मुझे ये देखना है, और जो भाग आप कवर करो उसको हाईलाइट करते जाइए और फिर उसके बाद उसके पुराने पेपर को सॉल्व करते रहिए। ये बढ़िया तरीका है। उसके बाद आती है बेसिक्स बुक्स की बात कि भाई बुक्स कौन सी पढ़ी जाए। तो अगर आप थोड़ी बहुत तैयारी आपने की, आप जानते हैं उसके बारे में, जब तो आपको आइडिया लग जाता है कि भाई ये बुक्स हैं, कोई भी किसी भी जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है, एनसीईआरटी की है,
और उसको पढ़ना नहीं, इसको खा जाना है। मैं तो इसको ये मानता हूँ, ऐसा नहीं है कि आंखों से देखना, सिर्फ उसको खा जाओ। मतलब खाने का मतलब है कि आपको प्रत्येक पेज का प्रत्येक भाग याद होना चाहिए अच्छे से उस बुक का, क्योंकि चाहे कोई भी एग्जाम हो 20-25 सवाल सीधे आ जाते हैं। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था तो उसमें एनसीईआरटी की 11th-12th में से पॉलिटिकल साइंस में 17 सवाल सीधे सीधे पूछे गए। और कहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर और कहाँ 11th-12th के एनसीईआरटी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एनसीईआरटी से 11-12 ये मान को 16-17 सवाल सीधे वहाँ से आए हैं। हम लोग भागते हैं बहुत स्टैंडर्ड किताबों की तरफ, मार्केट की तरफ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी आरएफएससी और एनसीईआरटी की नज़र वही है कि भाई बच्चों से बेसिक कवर करवाया जाए। तो सबसे पहले अपना फाउंडेशन तैयार कीजिए, विषय की अवधारणात्मक समझ आप विकसित कर लीजिए, तो आपका बेस तैयार हो जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर अपन बात करते हैं फर्स्ट पेपर की, जैसे जीके वाला पोर्शन है तो 10 भागों में है। शायद सिलेबस अगर चेंज नहीं हुआ है तो हमारे टाइम भी 10 भाग में था, तो इस बार भी और आपके समय में 10 भाग में है। अब उसमें आप देख लीजिए कि 10 भाग में ज़्यादा वेटेज किसका है, और इसमें क्या होता है कि एक भाग आप छोड़ सकते हो अगर आप बाकी भाग को अच्छे से तैयार करो। तो जैसे मैंने मैथ छोड़ दी थी क्योंकि मैं पहले से सर्विस में था, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, 3rd ग्रेड था, तो फिर मैंने 9 पोर्शन ही तैयार किए थे, एक पोर्शन मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 10 भाग को कवर कर सकूं। अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन जो चीज़ आपको नहीं आ रही है फिर इसके लेकर आप बहुत पॉजिटिव होते हैं। जैसे किसी की इंग्लिश बहुत वीक होती है, अब बाकी चीज़ें अच्छी हो सकती है लेकिन इंग्लिश को लेकर वो हमेशा फर्स्टेड रहता है कि इंग्लिश बढ़िया नहीं, क्या किया जाए। तो जो कमज़ोर है उसको एक तरफ रख के जो मजबूत पक्ष है उसको और मजबूत किया जाए, ताकि वहाँ से कोई सवाल आए तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहला ये ध्यान रखना। अगर आप 10 भाग है तो उसमें से एक भाग आप छोड़ सकते हो और 9 भागों को अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो ये और कैसे करते हैं, तो सबसे पहले ये करने के लिए ये है कि सबसे पहले तो आप कोई भी जो मार्केट में अच्छी किताब अवेलेबल है, जैसे मान लो अब किसी का नाम जैसे पैनोरमा अच्छी गाइड मानी जाती है, आप लक्ष्य की गाइड है, नाथ पब्लिकेशन की आती है, उनको आप एक बार, और कहने का मतलब है कि उसको आप बार बार पढ़िए। लोग क्या करते हैं कि पढ़ते हैं, एक बार पढ़ ली फिर नहीं, आप 10 बार हो तो 10 बार पढ़ें, 20 बार हो तो 20 बार पढ़ें। और दुनिया में मेरा खुद का दावा है, चाहे मेरा 2nd ग्रेड में सिलेक्शन हुआ हो, 1st ग्रेड में हुआ हो, सीटेट रीट सब नेट वेट सब कर चुका हूँ, मैंने एक ही किताब को 10 बार पढ़ा है। मेरे पास किताबों का ढेर नहीं है। पैनोरमा लाई थी 1st ग्रेड के लिए तो मैंने पैनोरमा को 20 बार पढ़ा था, और यकीन मानिए कोई भी किताब जो है वो 70% कवर करती है, और मेरिट में स्थान बनाने के लिए 70% ही चाहिए। ये बेसिक है, किसी की बातों में नहीं आना है कि मार्केट में अच्छी किताब आ गई तो आप लेके आ गए, और विशेषकर जब परीक्षा नज़दीक होती है तब तो बहुत सारी बुकें आती हैं, और होता क्या, टेबल भर जाता है हमारा और हम उसको देख नहीं पाते। और एग्जाम में सेलेक्शन का एक ही तरीका है, कितना पढ़ा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना याद है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ही, और आपको मेरे से कितना ज़्यादा याद है। किसी एग्जाम में आप पेपर करने बैठते, 3 घंटे का पेपर होता है, तो 3 घंटे के पेपर में आप अगर मेरे से 10 सवाल ज़्यादा जानते हो तो आपका चयन हो जाएगा, और मैं आपसे 10 सवाल कम जानता हूं तो मैं मेरिट में स्थान नहीं बना पाऊंगा। तो एक ही तरीका है, अच्छे से कोई भी अच्छी गाइड जो मार्केट में हो उसको बार बार उसको पढ़ते रहिए, और पढ़ने के एक टाइम बाद, जैसे 15 दिन आपने पढ़ लिया है तो उसके पुराने पेपर किसी भी लिया और उस पुराने पेपर को आप सॉल्व करें, ताकि ये पता चले कि जो आपने किताब में पढ़ा है क्या वो चीज़ें पेपर में दिख रही है या नहीं दिख, क्या वहाँ से प्रश्न आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो आपको आइडिया लग जाता है। और आजकल जैसे प्रश्न कैसे बनते हैं, जैसे कूट वाले प्रश्न बनते हैं, कथन वाले सवाल बनते हैं। जैसे मान लो राजस्थान की इतने से इतने भाग की लंबाई इतने किलोमीटर है, अब 834 से वहाँ 832 दे दिया, समझ रहे हो, सवाल ऐसे आता है। आजकल मैच वाले सवाल आते हैं, हिस्ट्री के सवाल है तो उसको क्रम से सजाने के सवाल आते हैं, पहले कौन सी घटना हुई, फिर कौन सी, तो पेपर देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि सवाल से सीधे सीधे सवाल नहीं आते, सवाल बहुत कंफ्यूजिंग आते हैं, भाई किन्होंने ये काम किया और किसने ये काम नहीं किया। तो अब आपको नहीं किया वो भी याद रखना है, किया वो तो रखना ही है, अब जो नहीं है। और कई बार तो क्या होता है कि प्रश्न में लिखा हो कौन सा नहीं है, लोग इसको सही समझ के करके आ जाते हैं, 4 सवाल वही गलत हो जाते हैं, और इन 2-3 छोटे छोटे सवालों से हमारा चयन जो है वो रुक जाता है। तो फर्स्ट पेपर के लिए जैसे कि मैंने बताया कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, और 10 भागों को सिलेबस को आप खंडों में विभाजित कर लीजिए। और जैसे शैक्षणिक प्रबंधन जो 15 शायद 30 नंबर का पोर्शन है ये शायद, और फिर हिस्ट्री है और करंट अफेयर्स, ये तीनों को मिला लेंगे तो लगभग ये 60 नंबर के आसपास का ये पोर्शन बैठता है।
ये 60 नंबर, और ये की है, इसको नहीं छोड़ सकते, इसको तो पढ़ना है अच्छे से, ये तीनों, और इसको कंटिन्यू में साथ रखना है। आप चाहो तो देखो वो अपने अपने पर्सनल होते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है। जैसे मैं बात करूँ तो मैं हिस्ट्री और शैक्षणिक प्रबंधन लेता था हमेशा रेगुलर, कि मुझे आज ये दो तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके साथ में भूगोल ले लेता था 5 नंबर वाले, जिसके 5 सवाल थे। तो ये दो मैं इसको खंडों में बांटता कि 7 दिन है तो 7 दिन मुझे लगातार ये 2 तो पढ़ने ही पढ़ने, और इसके साथ में एक और ले लेता। अगले 7 दिन क्या करता था मैं, थोड़ी मान लो रीजनिंग मिला ली और हिंदी के कुछ देख लिए, फिर थोड़ा ये करंट अफेयर्स देख लिया। ये करते करते ताकि क्या होता था कि महीने भर तक आते आते मेरा लगभग पूरा सिलेबस 50-50 हो जाता था कि हाँ इसमें से मैंने इतना इतना तो देख लिया। नेक्स्ट महीने वापस करता था तो लगभग 2.5 महीने में मेरा एक बार सिलेबस जो है वो पूरा का पूरा रिवीजन हो गया था। होता क्या है कि आप एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हो, जैसे हिस्ट्री पूरी कर लेते हैं कि पहले ये कर लेते हैं, और जैसे ही दूसरा सब्जेक्ट हाथ में लेते हो तो हिस्ट्री भूल जाते हैं लोग, क्योंकि टाइम आ जाता है। जैसे आपने 15 दिन हिस्ट्री पढ़ ली, फिर आप 15 दिन कोई और सब्जेक्ट पढ़ते हो तो 15 दिन वाला वो याद नहीं रहता। और मैं जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कितना पढ़ा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना याद है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए आपको यही प्रयास करना है कि जितने भागों में आप अपने लिए सूटेबल कर लो कि मुझे 15 दिन ये पढ़ना है, लेकिन जैसे ही वो खत्म हो 2 दिन रिवीजन के लिए रखो। 2 दिन क्या रखो कि जो पढ़ा है वापस इसको क्या करना है, एक बार आंखों से रिकॉल करना है। रिवीजन नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, किसी से भी जाके पूछ लो। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। कोई भी अभ्यर्थी जो लास्ट मिनट पे या एग्जाम के 15 दिन पहले अगर उसने रिवीजन नहीं किया है, उसको डाटा याद नहीं है, फैक्ट याद नहीं है, तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे आप कितनी माथापोड़ी कर लो। सिर्फ एक ही फंडा है, रिवीजन रिवीजन और रिवीजन, और रिवीजन से ही कामयाबी मिलती है। सचिन तेंदुलकर कितना बड़ा खिलाड़ी था तो भी वो प्रैक्टिस करता था ना, अगर नहीं करता तो क्या फर्क पड़ता है एक दिन, फिर भी मैच से पहले प्रैक्टिस तो करता ही था। तो यही बात है, ये हमारे ऊपर भी लागू होती है। ये जैसे आप कर रहे हो ना, ये जो सर ने जो स्टार्ट की, ये भाई ये क्या है, एक तरह का रिवीजन है। और यही है, बार बार पढ़ोगे, पढ़ लिया आपने साहब, इतनी किताब पढ़ ली, फिर याद नहीं हो रहा है, फिर कंफ्यूज हो जाते हो। याद इससे होगा, आपको टेस्ट दे दिया जाएगा कि भाई ये पढ़ो, ये पढ़ के आना है, तो कम से वो पोर्शन आपका क्लियर, एकदम से क्लियर हो जाएगा। दूसरा, करंट अफेयर्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 10 से 12 सवाल करंट अफेयर्स के आते हैं। तो करंट अफेयर्स में भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो किताब वाला याद रखना, किताब वाला सवाल जरूर आता है कि भाई कौन से किसने क्या किताब लिखी। एक ये जितने भी प्रक्षेपात्र लॉन्च होते हैं इसरो के द्वारा, एक सवाल वहां से बनता है, फिक्स है ये। करंट अफेयर्स बहुत बड़ा एरिया, लेकिन करंट अफेयर्स में भी उसको आप डिवीजन करोगे ना, तो एक सवाल तो किताब का आएगा। जैसे मान लो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौन सी किताब को लॉन्च किया, या इनमें से कौन सी किताब उनकी नहीं है, ये किताब। एक आता है प्रक्षेपात्र का, एक आता है अवार्ड का, फिक्स है ये, फिक्स है ये। क्या वो राजस्थान से किसी अवार्ड का है, या ओलंपिक से आए, या किसी का भी आए, ये फिक्स है। एक आता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, जैसे मोदी जी ने यहाँ की यात्रा की, किस देश में गए, किस देश में नहीं गए। तो कहने का मतलब वैसे तो करंट अफेयर्स बहुत अथाह है, लेकिन उसमें भी आप अगर देखिए तो कुछ चीज़ों को कर ले तो 7-8 सवाल वहाँ से अपन आराम से कर सकते हैं। तो ऐसा, और बात भूगोल है या आपकी हिंदी है, तो 9 से 12 की जो हिंदी की जो आती है ग्रामर वाली, और उतना ही आता है जो इस लेवल का है। बहुत बड़ी बड़ी किताबें लाके, या राघव प्रकाश या प्रत्येक के लिए इतनी बड़ी बड़ी किताबें लाने की आवश्यकता, आप 1-2 इंपॉर्टेंट जो, जैसे मान लो राघव ने 9 से 12 की जो व्याकरण आती है वो पढ़ लो। साइंस के कुछ अपने चैप्टर्स हैं जो अपने 10वीं की 9th की बुक में मिल जाते हैं बोर्ड की, तो पूरा नहीं पढ़ना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो साइंस के वहाँ से तैयार, ताकि आपका फाउंडेशन मजबूत हो जाए। साइंस के चैप्टर वहाँ से तैयार कर सकते हैं। भूगोल के लिए आप लोगों जो पैनोरमा में अच्छे से बहुत अच्छी भूगोल दे रखी है, और भूगोल में भी जो इंपॉर्टेंट है, जैसे भूगोल की बात करें तो जितनी भी छोटियाँ हैं वो आपको याद होनी चाहिए, वहाँ से सवाल आएगा ही आएगा। एक सवाल नदियों का आना ही आना है, ये फिक्स है। एक सवाल मिट्टियों के बारे में आना ही आना है, फिक्स है ये। एक ऊर्जा वाला आना है तो आना ही आना है। पूरा राजस्थान की भूगोल इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ ऐसे चैप्टर है जो ये जैसे बडला सोलर पार्क वगैरह जो भी है ना, यहाँ से एक सवाल आना ही आना फिक्स है। और ये कब आपको पता लगेगा, जब आप पुराने पेपर खोल के देखोगे ना, लगेगा ये देखो सवाल बन रहा है। ये जो यूपीएससी की आरएस वगैरह की लोग तैयारी करते हैं तो इसी वजह से सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि क्या पूछा जा रहा है। वो नहीं पढ़ते जो नहीं पूछा जा रहा है, वही पढ़ते हैं जो कंटिन्यूटी में। और एक कुछ कह सकते हैं सर कुछ चेंज हो जाए, 100% कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, ऐसे सवाल आ जाते हैं, जैसे हम किसी भी एग्जाम की बात करें 20 सवाल तो ऐसे होंगे ही जो किसी को भी नहीं आएंगे, ये फिक्स है, ये फिक्स है। ऐसे सवाल होंगे वो छोड़ने वाले सवाल होते हैं, वो करने वाले सवाल वो उन लोगों से करवाए जाते हैं जिनका चयन नहीं होना होता है।
वो जानबूझ के करते हैं, फिर माइनस में आ जाते हैं। 100 नंबर का अगर 100 सवाल आ रहे हैं तो 20 सवाल ऐसे होंगे जो किसी भी उस सब्जेक्ट का अगर महारथी भी होगा ना तो वो भी उसको हल नहीं कर पाएगा। और 80 अब पीछे बचते मान लो 80 सवाल, अब 80 में से अपन को 60 या 55 सवाल सही करने होते। अगर आप 60 या 55 सवाल कट पीट के सही कर लेते हो तो आपके जीके में 100 नंबर आराम से, अगर आपके जीके में 100 नंबर आ गए इसका मतलब है कि आप चयन की रेस में सबसे आगे बढ़ चुके हो। अब होता क्या है बच्चे, पेपर आता है टफ, अब आप ये सोचने लग जाते कि मेरिट ज़्यादा जाएगी। अरे मेरिट के बारे में हमें नहीं सोचना, हमें तो ये सोचना है कि अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो पेपर टफ आया है तो सबके लिए टफ आया है ना, वो सबके लिए टफ है, किसी एक के लिए नहीं। जैसे हमारे टाइम की बात करें तो 212 कट ऑफ थी जनरल की, पॉलिटिकल साइंस की। कितनी कट ऑफ थी? 212। उससे 2016 वाली भर्ती में 343 कट ऑफ थी, 343 2015 वाली भर्ती में, और 18 वाली भर्ती में 212। इतना वेरिएशन क्यों है? क्योंकि पेपर क्या था? टफ था। अब उस टफ पेपर के अंदर कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो पेपर को ज़्यादा करके आ गए। मैंने सिर्फ 150 में से 70 सवाल किए थे अपने सब्जेक्ट में, ओनली 70। मुझे आज भी याद है, मैं पेपर इतना टफ आया था कि मैं 70 सवाल करके मैंने अपना पेन रख दिया था। होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मुझे आ ही नहीं रहा है तो मैं जबरदस्ती सवाल क्यों करूं? अगर करूंगा तो माइनस में जाऊंगा। और वो मेरा डिसीजन बहुत सही साबित हुआ, और ना कि सब बल्कि 150वीं रैंक से सिलेक्शन हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो आपको जब आप पढ़ते हो बहुत ज़्यादा तो आप पेपर के नेचर को समझो। जब एग्जाम देने जाओगे, अगर वास्तव में पेपर टफ आया है ना तो आप ज़्यादा रिस्क लेने की कोशिश ना करें। पेपर अगर टफ है वो आपको पता चलना चाहिए। अगर आप साल भर मेहनत की है, आप लोगों ने, आपको सिलेबस का प्रत्येक भाग पता है, आपकी हर चीज़ बहुत अच्छी है, और फिर भी अगर वो सवाल आपको नहीं आ रहा है तो इसका मतलब जो पीछे बैठा है उसको भी वो नहीं आ रहा है। और इसमें आरपीएससी या बहुत ये जानबूझकर आपसे गलती करवाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे साइकोलॉजिकली प्रिपेयर नहीं होते, डर जाते कि मेरिट क्या जाएगी, ज़्यादा जाएगी, इतने में थोड़ी सिलेक्शन होगा, वही अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं। कोई लोग तो पेपर के पीछे कट ऑफ शुरू लिख देते कि इतने ना आ रहे हैं इतनी कट ऑफ जाएगी। तो कहने का मतलब यही है कि अच्छी किताबें पढ़ें, मानक पुस्तकें पढ़ें। कुछ भाग है जो, अच्छा जैसे हिस्ट्री की बात करें, पैनोरमा में और लक्ष्य में बाकी में अच्छी अच्छी हिस्ट्री दे रखी है, तो वहाँ से भी आप जीके का कवर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आप राजस्थान बोर्ड की जो पुरानी जो सोशियोलॉजी की किताब एसएसटी की किताब आती थी कक्षा 10th की, पुरानी जो इससे पहले 2 साल पहले किताब चलती थी सामाजिक विज्ञान की, तो उसमें क्या है कि पूरी हिस्ट्री को क्रमवार दे रखा है। उसमें मौर्य काल है, गुप्त काल है, संगम काल है, भक्ति काल है ना। तो उसमें बहुत सिंपल दे रखा है, तो उससे आपको पूरा जो आपके फर्स्ट ग्रेड की जो हिस्ट्री है ना वो उसके 10वीं में पूरा दे रखा है। पुरानी जो आती थी, आजकल जो एनसीईआरटी थी वो नहीं, पुरानी आती थी, शायद मिल जाएगी कहीं पर भी, अमेजोन वगैरह पे मिल जाएगी। तो उसको अगर आप देख लोगे तो आपका हिस्ट्री का बेस क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। फिर आप पैनोरमा में शिफ्ट होकर आपकी हिस्ट्री मजबूत हो जाएगी। तो हिस्ट्री के 15 सवाल आते हैं लगभग, तो अगर आपके 10-12 यहाँ से सही हो जाते हैं, शैक्षणिक प्रबंधन से सही हो जाते हैं, और शैक्षणिक प्रबंधन में ये जो अखबार में जो न्यूज़ वगैरह आती है, सर बता देंगे, सर स्कूल में है तो कई बार ऐसे आता है कि भाई दूध कितने ग्राम बांटा जाता है, योजना का नाम क्या, तो ऐसे सवाल आते हैं। आरटीआई में कितने प्रतिशत है, किस वर्ग तक के बालक इसमें शामिल है, ऐसे सवाल आते हैं। इसके अलावा आपने अगर बीएड कर रखी है तो ये लेसन प्लान के बारे में कुछ सवाल आ जाते हैं, है ना, कितने पीरियड होते हैं पहली से छठी तक, ऐसे वो मतलब बिल्कुल जो आपने बीएसटीसी या बीएड में जो आप पढ़ते हो वही शैक्षणिक प्रबंधन है। कितनी बीएड कॉलेज हैं, कौन सी कॉलेज कहाँ पर है, फिर सैनिक स्कूल है, ये तमाम जो स्कूल वगैरह हैं। तो ऐसे करते करते आप ढंग से अगर इसको देखोगे पूरे सिलेबस को अच्छे से, और रोज़ एक पोर्शन आप तैयार करोगे और उससे जुड़ा हुआ पुराना पेपर भी सॉल्व करते रहोगे, तो और बाकी जो सर की गाइडेंस में आप जो तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये मेरी तरफ से मोटी मोटी बात है। आपको अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।